नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेकेंड लेक्चर है। पहला क्लास हमने पिछली वीडियो में देखा था और पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री का जो शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत से ही होता है, तुर्क आक्रमण से होता है। ठीक है, तो वो वीडियो पिछली देख लेना। उसके बाद हम लोग आज मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का जो अगला टॉपिक है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देन उसके बाद लोधी वंश आएगा। ढेर सारे वंश हैं। मुगल्स के बारे में आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ठीक है, चलिए आज की जो है इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा बस, लेकिन आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है, मेरी बातों को सुनना है। चलो आज की जो टॉपिक है खिलजी वंश डाल लो, वीडियो को शुरू करते हैं। खिलजी डायनेस्टी, इंग्लिश वाले खिलजी डायनेस्टी लिखेंगे, हिंदी वाले खिलजी वंश लिखेंगे। ओके, वैसे हिंदी में ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो चलो, तो खिलजी डायनेस्टी आपने लिख लिया। खिलजी डायनेस्टी की जो समय सीमा होती है, टाइम स्केल, वो कब से कब तक चला, कब शुरू हुआ, कब जाके ख़त्म हुआ, वो लिख लो। तो जो ये है खिलजी डायनेस्टी, वो 1290 में शुरू होता है एंड 1320 तक चलता है। 1320 तक ये चलता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो लगभग आप देख सकते हैं 10 साल इधर एंड 30 साल तक बस ये चलता है खिलजी डायनेस्टी, ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। देखो 1290 प्लस 10 1300 हो गया, इधर 20, तो 20 10 30 साल तक चलता है। टाइम स्केल लिख लिए 1290 से 1320। चलो अब पॉइंट्स लिखते जाओ, जो जो बोलेंगे ना लिखते चलना। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा महत्वपूर्ण वंश था और ये 1290 से 1320 एडी ईसा पूर्व में चला था। ठीक है, और इस वंश के जो संस्थापक थे वो कोई और नहीं जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका पूरा नाम, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, लिखने आता है ना जलालुद्दीन, लिखने आता ही होगा, इतना भी तो बकलोल नहीं हूँ। इंग्लिश में JAAL जलालुद्दीन लिख लेना, जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। और फिर जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। इसकी बहुत ही एक सुंदर बेटी थी। अब सुंदर रहेगी तो क्या होगा भाई, बवाल तो होना तय है। देखो बवाल कैसे क्रिएट होता है। बहुत सुंदर थी और उसी के दरबार में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी काम करता था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो संस्थापक था इसका, और इसी के दरबार में एक अलाउद्दीन खिलजी जो था काम करता था। अब इसको इसकी बेटियां फंसा लिया, इसकी बेटियां इसको फंसा लिया और बोला हमको प्यार हो गया, गहरा प्यार, एकदम स्लो मोशन में। तो अब इसका बप्पा जो है, इसके पिताजी जो हैं जलालुद्दीन खिलजी, वो तो गरमाएंगे ही, बोलते अपने औकात में रहो बेटा। तो बोलता है औकात में नहीं, प्यार की कोई औकात नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा सुनी हो जाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है ना, थोड़े देर समय पहले जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को एक काम देता है, टास्क देता है कि बेटा ये साउथ इंडिया में बहुत सारा धन है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सभी जो जितनी भी साउथ इंडिया कंट्री है, दक्षिण भारत, वहाँ पे बहुत सी सारे धन हैं। तो तुम क्या करो बेटा, जलालुद्दीन खिलजी ऐसा आदेश देता है, जाओ उन लोग को मतलब हरा के आओ। बहुत ज़्यादा बाबा बन रहा है साउथ इंडिया वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी बोरिया बस्तर सैनिक वगैरह लेकर के, मिलिट्री लेकर के निकल देता है और जाता है साउथ इंडिया को हराता भी, और बहुत लूटपाट मचाता है, मतलब बहुत लूटपाट मचाता है। ठीक है, और लूटपाट मचाने के बाद बेचारा ही घरे आता है। कहाँ? अपने बॉस के पास, जलालुद्दीन खिलजी के पास। अब जलालुद्दीन खिलजी बोलता है बेटा लूटा है तुम इतना, तो खबर हमको पता चल गया, अब कितना लूटा है उसका हिसाब दो। तो अलाउद्दीन खिलजी जो बोलता है कैसन हिसाब, जितना दे रहे हैं उतने में खुश रहिए, लूटे हम और आपको हिसाब चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ना जो रियल लूटा था वो नहीं बताता है, झूठ मूठ को बता देता है इतने लूटे हैं, लीजिए देखिए। अभी ये भी बकलोल थोड़ी था, जलालुद्दीन खिलजी बकलोल थोड़ी था, इसको शक हो गया। और फिर ये विरोध करने लगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी गरमा गया, एक तो बेटियों को फंसा लिया, ऊपर से गरमा गया, इसी को टपका डाला। देख रहे हो
किसको टपका दिया? जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। अब ये मर गया बेचारा, तो अगला शासक कौन बनेगा? ये भैया ये बनेगा। इतना खूंखार आदमी है, लूटपाट मचाया, बेटियों फंसा लिया और इसको मारा। अब बनेगा कौन अगला शासक? फिर खिलजी वंश का ये बनता है। तो फर्स्ट शासक ये था, सेकेंड शासक ये था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का अब कारनामे देखो ये क्या करता है। अब इसको मार दिए, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े। हाँ, इसका टाइम स्केल लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं आपसे। जलाउद्दीन खिलजी का जो समय था, कब तक ये राजपाट को संभाला था, गद्दी को, तो 1290 से लेकर के 1296 तक, मात्र 6 साल तक गद्दी ये संभाला था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फिर अगला शासक बनता है, और ये कब से कब तक गद्दी को संभालता है? तो ये जो गद्दी को संभालता है 1296 तक ये संभाला था, 1296 के बाद ये संभालेगा, 1296 से लेकर के 1316 तक संभालेगा। और याद रखना इस वंश का जो लास्ट डेट है 1320 है, ठीक है। तो एक शासक और आएगा, ठीक है। 1316 ईस्वी है यहाँ पे, लिख लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े, टाइम स्केल लिख लेना अलाउद्दीन खिलजी के बगल में। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब देखते हैं। ये इतना खूंखार था, ये बेटी फंसाया, ऊपर से फिर बहुत सारा कांड कर दिया, ये मार दिया अपने राजा को ही। और सबसे बड़ी बात, रणवीर सिंह की एक मूवी बनी है इस पर, देखना चाहो तो जाके देख लेना, खिलजी डायनेस्टी पे मूवीज़ बनी हुई है, और वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दीपिका पादुकोण के चक्कर में रणवीर सिंह हत्या कर देता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि इसका बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम गुरसप्पा था, ठीक है। गुरसप्पा, SWPA, गुरसप्पा इसका बचपन का नाम था। और इसने क्या किया ना, बहुत ही खतरनाक आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, इसका सपना था पूरा विश्व में मेरा राज हो, भारत पे नहीं, भारत तो इसका ही था, ईमान की चल रहा था कि भारत हमरे है, भारत को छोड़ करके पूरा विश्व पे राज करने का सपना देखता था। चाहे इंग्लैंड हो जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, चाइना, सब जगह इसका जलवा दिखाने का सपना था। तो ये अलग टाइप का ये शासक था, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंड सिकंदर भी बोलते हैं, ठीक है। सिकंदर का उत्तर मतलब सिकंदर जो था, अब जानते हैं वो पूरे विश्व को जीतने निकल पड़ा था, और उसी से कंपैरिजन किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। वो किसको कहा जाता है? सिकंदर के भांति विश्व विजय पे अलाउद्दीन खिलजी निकल चुका था, और इसीलिए इसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी भी कहा जाता है, सिकंदर शानी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम पड़ा है क्योंकि इसका भी सपना सेम था सिकंदर जैसा। वो बात अलग है, ये पूरा दुनिया को लूट नहीं पाता है, मतलब पूरा दुनिया पे इसका कब्जा नहीं हो पाता, लेकिन सपना देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप UPSC करने का सपना देख रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे धुबक जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे UPSC हमारा से नहीं हो। तो सपना देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, साहसी लोग ही ऐसा कर पाते हैं। फिर ये जो है अलाउद्दीन खिलजी आगे क्या करता है, एक मीनार बनाता है, कुतुब मीनार नहीं लेकिन कुतुब मीनार जैसा ही एक मीनार बनाता है, जिसका मीनार का नाम रखता है अलाई मीनार। अलाई मीनार किसके द्वारा बनाया गया है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बता देंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है, एकदम सेम टू सेम किसके जैसा होता है, कुतुब मीनार जैसा, ठीक है। तो ये उसी का कॉपी करके एक अलाई मीनार बनवाता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है, ठीक है। और अलाई मीनार बनाना ये शुरू करता है, लेकिन वो देखो किसी चीज़ का कॉपी करेंगे तो आप एज इट इज़ 100% कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कैट जितना भी कर लो 100% नहीं होगा। कुतुब मीनार जैसा देख के ही सोच रहा था लाई मीनार बनाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटा पड़ जाता है कुतुब मीनार के सामने, और बनता भी नहीं है, ज़्यादा बनाता तो टूट के ढह जाता। तो ये लाई मीनार तो बनता है लेकिन छोटा ही बन पाता है, ठीक है। और आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, बताओ कुतुब मीनार किसने बनवाया था, शुरू किसने किया था और ख़त्म किसने किया था? लेकिन कुतुब मीनार 2 शासक ने मिलकर बनवाया था। शुरू की जो 2 मंजिला थी, सेकेंड फ्लोर तक पहले शासक ने बनाया था, बाकी जितनी भी बची मंजिला थी वो अगले शासक ने बनाया था। तो 2 शासक ने मिलकर बनाया था। तो आपसे 3 क्वेश्चन करता हूँ। कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी, उस राजा का नाम बताइए, ठीक है। एंड कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था वो बताइए, बस इतना ही आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन, कुतुब मीनार जैसा ही एक उसका फोटोकॉपी अलाई मीनार किसने बनवाया था? वो तो आज ही पढ़ रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 2 क्वेश्चन बताना,
मैं हिंट दे देता हूँ, कुतुब मीनार की जो बनाने का जो आरंभ किया था, शुरू किया था, वो स्लेव डायनेस्टी के जो संस्थापक थे उसने शुरुआत करी थी। और स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक के बाद जो उसका अगला उत्तराधिकारी आता है, सक्सेसर, उसने उसको पूरा किया था। अब कौन था उत्तराधिकारी और कौन था स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं पता करोगे तो कैसे एग्जाम में लिखोगे। और नहीं पता चल रहा है ना तो पिछला वीडियो रखा हुआ है यार, वीडियो को 100 बार देखो, 200 बार देखो, समझो लेकिन बातों को। चलो आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 पॉइंट्स पढ़ी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका एक और नाम है गुरसप्पा, इनको कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग सिकंदर शानी कहते हैं या फिर द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका सपना था पूरा विश्व पे राज हो मेरा, इसलिए इनको कहा जाता है। और ये इसने एक फ़ोटोकॉपी बनवाया था, किसका? कुतुब मीनार का। उस फोटोकॉपी का नाम क्या रखवाया था? आलाई मीनार। ठीक है, देखा हिस्ट्री करने से पूरा चीज़ देखा, हिस्ट्री नहीं, बहुत छोटा बन पाया इसका आलाई मीनार। ठीक है, और उसके बाद इसने एक और दरवाज़ा बनाया, आलाई दरबार। ठीक है, इसने कबूतल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में आलाई दरबार नामक गेट बनवाया था। तो इसने दो चीज़ मेजर बनवाई है, एक आलाई मीनार बनवाई है एंड एक आलाई दरबार बनाई है। आलाई दरबार कहाँ पे है? तो ये कबूतल इस्लाम मस्जिद जो है ना, मस्जिद का जो गेट होता है, दरबार मतलब गेट, तो वो बनवाया है इसने ही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इनके बारे में याद रखना चाहिए आपको। और अलाउद्दीन खिलजी जो वो पहला शासक था जो घोड़े को दागा करता था। पता है बहुत सारे घोड़े होते थे और ये अपने घोड़े से बहुत प्यार किया करता था। इस घोड़े पे ही अपना मोहर लगा देता था जिससे ये पहचान पाए कि हाँ ये हमार घोड़ा हो। ठीक है, घोड़े तो बहुत है ना, कंफ्यूज हो जाता था, मेरा घोड़वा कौन है रे, तो हिला दाग देता था सब घोड़ा को, जिससे ये तो घोड़े का शौकीन था एक तरीके से, और घोड़े को दाग दिया करता था जिससे ये अपने घोड़े को पहचानने में थोड़ा सा ईजी हो। और आज जो हमारे नीतीश सरकार, नीतीश चचा जो हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो कर रहे हैं ना शराबबंदी, ये शराबबंदी सबसे पहली बार किसने शुरू किया था? कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार चचा जो हैं सीएम हमारे, वो कहाँ से लाए हैं? इनसे लाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई शासक ने जो मदिरा पान है, शराब, ये सब चीज़ उस पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से, जो पिएगा उसको ख़त्म, टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इनके समय पे ना कोई दारू पीने की ज़रूरत नहीं करता था। और आज के टाइम में समय पे जो नीतीश सरकार ने लागू किया है शराबबंदी बिहार में, चुपके सब चल रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही खतरनाक था और नीतीश कुमार बहुत ही थोड़ा सा सॉफ्ट है, खतरनाक नहीं है। और इसने आते ही अपने साथ साथ टोटल 4 टैक्सेस लगवाए। एक जजिया कर लगवाया। ठीक है, जजिया कर, जजिया कर जो है ना, ये जजिया कर मतलब होता है जजिया टैक्स, कर मतलब टैक्स, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। तो इसने पहले सबसे पहले जजिया कर लगाया है। ठीक है, जजिया कर, जजिया टैक्स लिख सकते हो या कर लिख सकते हो। जजिया कर सबसे पहले लगवाया। जजिया टैक्स किसको देना होता था? आज भी आप लोग टैक्स पे करते हैं ना, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स, उसी तरीके का इनके समय पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे टैक्स हुआ करता था। तो इन्होंने जजिया कर लगवाया। और ये जजिया कर किसको देना होता था? ये जो मुस्लिम छोड़ करके जितने भी अदर धर्म के हैं, मुसलमानों को छोड़ करके जितने भी अदर धर्म के हैं, हिंदू हो गया, बुद्ध हो गया, जैन हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मतलब मुसलमानों को जजिया टैक्स नहीं देना था, बाकी सबको देना था, ऐसा सिस्टम था। तो जजिया कर मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी था क्या? मुस्लिम था, तो मुस्लिम का एक ख्याल रखता था, बोलता हमारे मुसलमान भाई के नए टैक्स लेबो, बाकी सबसे लेबो। अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा काम था। ठीक है, तो ये पहला टैक्स था। इसने और भी टैक्सेस लगाई है, जजिया कर आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे। अब दूसरे टैक्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा टैक्स इसने जो लगाया उसका नाम था खरात। ठीक है, खरात इसने लगवाया था, दूसरा टैक्स। खरात क्या था, किन से लिया जाता था? तो ये मुसलमान की भूमि कर था। ठीक है, मुसलमान के पास बहुत सारे खेत हुआ करती थी, ज़मीनें हुआ करती थी, तो उस ज़मीन पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स दिया जाता था, मुसलमानों को ज़मीनों पे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड टैक्स इसने लाया था अपने समय पे, ज़कात। ठीक है, ज़कात इसका थर्ड टैक्स है, ज़कात।
तो ये ज़कात जो थर्ड टैक्स है ये किससे लिया जाता था? यह मुसलमानों से ही लिया जाता था, यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। मुसलमान जितना कमाते थे, मान लीजिए 1 लाख कमाते हैं तो 30% टैक्स वगैरह ऐसे करके आज के समय में हम लोग भी दे ही देते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं ना। उसी तरीके से ज़कात टैक्स जो था ना, जितना वह कमाई करते थे मुसलमान लोग उन पे लिया जाता था। ठीक है, एक बार लास्ट वाला टैक्स है, टोटल 3 हो गया ना, टोटल 4 टैक्स इसने लाया था, तो 3 टैक्स पर ले। लास्ट टैक्स है खुमस टैक्स। खुमस टैक्स क्या है और ये किससे लिया जाता था? यह सैनिक से लूट पर लिया जाने वाला कर था। जैसे कि कोई सैनिक है, अब किसी देश में जाके लूटपाट मचाया, ढेर सारा धन लूट के लाया, अब उस पर सरकार जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था उस समय, तो वो टैक्स लिया करता था। बेटा तुम बोलता था, बेटा तुम्हें इतना लूट के लाया, टैक्स दो टैक्स दो। अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लेता था, ठीक है, सैनिक से भी। तो आपसे क्वेश्चन करते हैं, जजिया कर किन से लिया जाता था? हिंदू से? बोलेंगे हाँ सर। मुसलमान छोड़ के सभी धर्म वाले लोग से लिया जाता था। ज़कात टैक्स, बाकी सभी टैक्स जो है ना, ज़कात टैक्स, खराज टैक्स मुस्लिम से लिया जाता था। ज़कात टैक्स जो है मुसलमानों के इनकम पे लिया जाता था, एंड खराज टैक्स जो है मुसलमानों के ज़मीन, खेत खलिहान पे लिया जाता था। ठीक है, ये टोटल 4 टैक्स इसने लाया था अपने समय पे। ओके, और अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बस इतना आप काफ़ी है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा इससे पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है आप लोग के लिए, इतना एग्ज़ाम में काफ़ी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी अपना जो है काम करते रहा, लड़ाई वगैरह आक्रमण करते रहा, दुनिया को जीतने का सपना रखता था। तो सबसे पहले भारत में इसने बहुत सारे आक्रमण करी। ठीक है, इसने भारत पे अनगिनत आक्रमण करी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमारा उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया एंड हमारा जो साउथ इंडिया है, दोनों जगह इसने अपना आक्रमण किया, अभियान किया। ठीक है, और इसने बहुत सारी चीज़ें, मतलब लड़ाइयाँ की, मार धाड़, खून खराबा इसने की। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी खूंखार आदमी था यार। और इसने एक हिजड़ा को खरीदा था, उस हिजड़ा का नाम था क्या? मलिक काफूर। काफ़ी खतरनाक था ये हिजड़ा यार, बहुत ज़्यादा। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा अपने खतरनाक था ना, इसका हिजड़वो जो इसका जो सेनापति बनाया हिजड़वा को, मलिक काफूर, वो तो और ज़्यादा खतरनाक था। मतलब किसको भी मार देता था। बस अलाउद्दीन खिलजी एक बार बोल दे बेटा जाओ उसको ख़त्म करो, एकदम तुरंत जाके ख़त्म कर देता था। इस तरीके का वो हिजड़ा खरीदा था। मलिक काफूर था नाम था उसका हिजड़ा का। ठीक है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, जो राजस्थान में पड़ता है, उसको जीता था। फिर 1303 ईस्वी में हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीता था। बस इतना काफ़ी है यार, इतना भी मैंने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा आपको बता दिया आपके एग्ज़ाम के लेवल को देखा जाए तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खूंखार सेनापति कौन था? सबसे खूंखार, तो वो हिजड़वा। सॉरी, जितने भी ट्रांसजेंडर वाले लोग देख रहे होंगे, साला बोलेगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उन लोगों को। लेकिन मलिक काफूर जो है ना, इसको ऐसे ही करके बोलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसने बहुत हिंदू भाइयों की मौत करी है, बहुत सारे बुद्धिज़्म अदर कास्ट, तो इसने बहुत मतलब निर्दयी टाइप का ये सेनापति था मलिक काफूर, और ये हिजड़ा था। ठीक है, ट्रांसजेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ये इसी के लायक है। अलाउद्दीन जितनी भी मुग़ल शासक है ना, उसने भारत को कभी प्रॉफिट दिया ही नहीं। हाँ, वो बना दिया 100 पीस में लाल किला हो गया और ढेर सारे 100 पीस में कुतुब मीनार, तो वो 100 पीस के लिए बना दिया, लेकिन अच्छा काम कभी नहीं किया है। तो ये सबको रिस्पेक्ट देना नहीं बनता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सबसे टोटल 4 प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मलिक काफूर था, और भी थे जाफ़र खान, नुसरत खां, उगल खां, ठीक है, उलुग खां। ये तीनों खां वाले भी इन्हीं के सेनापति थे। और चौथे सेनापति थे मलिक काफूर, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक वंश फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज देखा सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक को देखा, कौन थे यार? तो बोलेंगे हमारे जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? साला मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, बताओ।
हाँ, जलालुद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी इनके संस्थापक थे। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल से भी हमने थोड़ा सा पढ़ा। अब इसके बाद ये इसका समय ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये 1306 तक ही तो चलता है, 1316 तक इसका समय रहता है। फिर 1316 से 1320 तक कौन चलता है? तो इसके अगले शासक आते हैं। उस शासक का नाम होता है, उस शासक का नाम ध्यान रखिएगा, उसका भी नाम में खिलजी लगा हुआ है, क्योंकि खिलजी का वंश का वो अगला शासक बनता है। उसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसका लास्ट। खिलजी वंश में टोटल 3 ही शासक मेन हैं और सबसे लास्ट है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और इसका समय जानते ही हो 1316 से लेकर के 1320, मतलब 4 साल तक रहता है। सबसे कम समय के लिए यही राजा बनता है, क्योंकि हमारे जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो 6 साल तक लिख रहे थे, अब ये 4 साल के लिए। सबसे कम समय के लिए राजा यही ना बना। कौन? लास्ट वाला, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं था, छोटा मोटा राजा था। ये थोड़ा सा दिमाग का हटेला था। कहने का मतलब, कभी कभी जो अपना दरबार होता है जहाँ पे राजा बैठता है और मंत्री बैठते हैं, वहाँ पे बिना कपड़ा पहने भी आ जाता था, और कभी कभी लड़की संतरा वगैरह रख के लड़की जैसा बन करके भी आ जाता था। तो पगला था ये थोड़ा सा। ठीक है, कौन? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये पगला था थोड़ा सा। अब जब ये बकलोल है, तो ये बकलोलवा को मतलब कितना दिन तक शासक करेगा? बकलोल लोग का ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। बकलोलवा को नज़र पड़ गया इसके जो थे खिजर खां। ठीक है, खिजर खां जो थे उस समय के, खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां ने किसकी हत्या कर दी? ये बकलोलवा की हत्या कर दी, क्योंकि ये बकलोल था, इसको मारना कौन सी बड़ी बात है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो गई। अब इसकी हत्या होने के बाद खुसरो खां अपने आप को शासक बनाना चाहा, लेकिन खुसरो खां को भी हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? इसी के सेनापति थे, खिलजी वंश के सेनापति था गाजी मलिक का। और गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और बोला, मेरा बकलोलवा राजा को मार दिया ना, अब हम अपने राजा का बदला तुमसे लेंगे बेटा। तो खुसरो खां की हत्या कर दी। ठीक है, किसने की? खिलजी वंश के सेनापति ने की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा। ये जो लास्ट वाला बकलोल शासक था ना, थर्ड वाला कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, यहाँ सबसे बस यही क्वेश्चन बनेगा कि बताओ खिलजी वंश में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था, कौन का सबसे कम समय के लिए राजा बना था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बताओ ये जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने करवाई, किसने की थी? तो बोलेंगे खुसरो खां ने की थी। खुसरो खां की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी किसने की थी? बताओ भाई, अभी तो बताया था, सेनापति था खिलजी वंश का गाजी मलिक। अब यहाँ पर खिलजी वंश खत्म, तुगलक वंश स्टार्ट करते हैं। अगला दिल्ली सल्तनत का अगला वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, तुगलक वंश लिख लो, तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश की लिख लो। तुगलक वंश का जो समय साल था कब से कब तक चला, तो ये 320 ईस्वी में शुरू हुआ। जैसे ही वो खत्म हुआ ना खिलजी वंश, उसके बाद जस्ट बाद ये शुरू हुआ था 320 में, क्योंकि 320 में वो खत्म हुआ, ये 320 में शुरू हुआ। और ये 1400 काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 1414 के लिए चलता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए चलता है। तो तुगलक वंश के बारे में देखना, 1320 से 1414 एडी तक ये चलता है। और इसके बारे में नोट्स डाउन करते चल जाओ। पहला पॉइंट्स आप लोग लिखने की कोशिश करना, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक वंश? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो गाजी मलिक याद करो, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का सेनापति था, वही तो मारा था खुसरो खां का, वही ना मारा था, अभी ना पढ़ा था थोड़ी देर पहले भाई। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और अपना नाम गाजी मलिक से बदल करके गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। ठीक है, अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो जिस नाम से भी अपना राज्य अभिषेक टीका चंदन लगवाते हैं और नए वंश का शुरुआत करते हैं, वही नाम से आप जाने जाते हैं।
तो गाजी मलिक को भूल जाओ, गाजी बस याद रखना गयासुद्दीन तुगलक का ही पुराना नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक ही आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक बनता है, ठीक है। और गाजी मलिक कौन था? वो खिलजी वंश में सेनापति था, खिलजियों का। लेकिन ये सेनापति आगे चल के एक अपना खुद का वंश बनाता है जिसका नाम रखता है तुगलक वंश, और अपना नाम भी चेंज कर लेता है, अपना नाम रख लेता है गयासुद्दीन तुगलक। ओके भाई, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो बस सबसे पहले पॉइंट्स में आप यही लिखिएगा, अपना नाम ये चेंज कर लेता है गाजी मलिक से गयासुद्दीन तुगलक। फिर ये जो जीटी था गयासुद्दीन तुगलक, फिर ये भी लड़ाई वगैरह करता है, आक्रमण वगैरह सब जगह करता है। क्यों करता है? अपना जलवा दिखाता है सब जगह जा कर के। गयासुद्दीन तुगलक फिर क्या करता है, इसने किसानों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी, किसानों के लिए नहर निर्माण बहुत करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि खेती वगैरह में आसानी मिले, खेती वगैरह आसान से हो सके। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की मदद के लिए ये शुरू किया था, लेकिन आगे चल के जो इनके सक्सेसर बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, वो नहर का जाल बिछा देते हैं। मतलब इसने शुरुआत किया, गयासुद्दीन तुगलक ने बस शुरुआत किया, लेकिन इसके अगले सक्सेसर जो होते हैं फिरोज शाह तुगलक, उसने इस शुरुआत को इतना बढ़ा देता है, एकदम नहर का जाल बिछा देता है, एकदम इतना ज़्यादा नहर बना देता है ना कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, जिससे किसानों को बहुत हेल्प मिली, ठीक है। फिर गयासुद्दीन तुगलक जो था बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह लड़ता है, और इस गयासुद्दीन तुगलक का जो पहला अभियान था, पहला आक्रमण था, वो जैना खान के नेतृत्व में तेलंगाना में किया गया था। सबसे पहली बार ये तेलंगाना में लड़ने गया था, तेलंगाना से युद्ध करने गया था, और किसके नेतृत्व में गया था? तो जैना खान के नेतृत्व में गया था, ठीक है, जैना खान। और जैना खान जो है बहुत ही अच्छा और कुशल सैनिक था, और जैना खान, ठीक है, फिर ये तेलंगाना को हरा देता है, तेलंगाना को जीत लेता है। और इसके हराने के बाद जैना खान अपने आप को एक उपाधि देता है, अपने आप नाम बदल देता है और अपना नाम रख लेता है फिरोज शाह तुगलक, FT, फिरोज शाह तुगलक। फिर ये FT ही आगे चल के अगला शासक बनता है, किसका? तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। फिर उसके अगले शासक कौन बनेंगे? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, तो फिरोज शाह तुगलक पहले नाम बताओ, फिरोज शाह तुगलक से पहले फिरोज शाह तुगलक का क्या नाम था? तो जैना खान था। जैना खान के बाद इसने युद्ध जीता, कहाँ पे? तेलंगाना में। और इसके युद्ध जीतने के बाद उसकी खुशी में अपना नाम बदल के फिरोज शाह तुगलक रख लिया। और इतना ही नहीं, इसने अपना नाम तो बदल भी किया, जैना खान से फिरोज शाह तुगलक कर लिया। इसने तेलंगाना का भी नाम सुल्तानपुर बदल दिया। पहले तेलंगाना को जीता, फिर तेलंगाना का नाम में बदल दिया सुल्तानपुर, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया। तो हमने तुगलक वंश में क्या क्या पढ़ा? तुगलक वंश की शुरुआत 1320 से 1414 ईस्वी में हुई थी। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। एंड गयासुद्दीन तुगलक का जो पुराना नाम था क्या था? गाजी मलिक था। गाजी मलिक किसका सेनापति था? तो ये गाजी मलिक खिलजी वंश का सेनापति था, ठीक है। फिर तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, वो आक्रमण वगैरह करते हैं, और इसके जो एक महत्वपूर्ण सेनापति थे जैना खान। जैना खान को बोलते हैं जाओ बेटा तेलंगाना जीत के लाओ। तो जैना खान जाता है, तेलंगाना को जीत लेता है। तेलंगाना को जीतने के बाद तेलंगाना का नाम क्या रख देता है? तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख देता है। मतलब ये सब मुस्लिम थे, सब जगह को मुस्लिम बनाना चाहते थे, सुल्तानपुर रख दिया उसका नाम। फिर जैना खान अपना नाम चेंज करके फिरोज शाह तुगलक ही हुआ क्या? यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ, हालांकि मैंने तो FT ही लिखा है, तो लेकिन नहीं, यहाँ पर करेक्शन करने की ज़रूरत है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक तो बाद में आता है, इससे पहले एक और शासक आता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक मेरे दिमाग से निकल गया था, आप लोग यहाँ पर करेक्शन करिएगा। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक होगा, ठीक है। जैना खान ने अपना नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। ये फिरोज शाह तुगलक गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा बस, ठीक है। होता है ना, फ्लो में जल्दी बोलने में गलती हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अभी ध्यान गया है मेरा, तो मैंने ठीक कर दिया। तो जैना खान ने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। फिर गयासुद्दीन तुगलक के ही एक आदमी थे जिसका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया से इसने जो है गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा कि बेटा निज़ामुद्दीन औलिया सुनो, जो तुम
संदेश भिजवाता है, बोलता है बेटा सुनो, दिल्ली पहुंचने तक दान में जितनी भी चीज़ें तुमको मिली है, खेत खलिहान मिला है, भूमि मिला है, उसका हिसाब तैयार रखो, हम दिल्ली पहुंचते ही इसका हिसाब लेंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया सर कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये दिल्ली अभी दूर है आपने बहुत सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से। तो ये असली मायने में किसने कहा था सबसे पहली बार, दिल्ली अभी बहुत दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया ने ये सबसे पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया था, दिल्ली अभी दूर है, इस सेंटेंस का। ठीक है, तो समझ रहे हो। फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, एक अच्छा सा लकड़ी वाला घर बनाता है, लकड़ी का महल बनाता है। और लकड़ी का महल था और इसी महल से मतलब सीढ़ी से उतर रहे थे, तो महल में गिरने से गयासुद्दीन तुगलक जी मर जाते, ख़त्म हो जाते इनका। अब गयासुद्दीन तुगलक ख़त्म हो गया तो अगला शासक कौन बनेगा, स्क्रीन पे देख लो, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बनता है अगला शासक तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। अब उनका मृत्यु हो गया, सेकेंड वाला कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट बता दिया था कि इसका पुराना नाम क्या था, जैन खान था। और ये ना सबसे महान बकलोल, इतिहास का सबसे बकलोल शासक के नाम में शुमार है इसका नाम, सबसे ज़्यादा बकलोल। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पास पता है नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी ऐसी उटपटांग हरकतें किया करता था, ऐसी बचकानी हरकतें किया करता था जो कि एक अनपढ़ भी नहीं करता होगा। इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बाद अब मान लीजिए कोई लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, अब वो आके बोलता है हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हैं तू मुस्लिम है, लड़ते रहता है। तो इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी इस सब में फंसे रहता है, लड़ाई वगैरह में, कौन मूर्खे हुआ ना यार। तो ये उसी तरीके का आदमी था। इसको पता है मोहम्मद बिन जो तुगलक था MBT, टोटल 23 भाषाओं इसकी आती थी, मतलब 23 लैंग्वेज इसको आता था। आज हम लोग को ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश आता है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं आता है। सोच सकते हो, इसको 23 लैंग्वेज का ये जानकार था। ठीक है, और इसको ना एस्ट्रोलॉजी जो होता है, एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम, जो एस्ट्रोनॉमी देखते करते हो, ज्योतिष वगैरह देखते रहते हैं, आपका कौन सा शुक्र शनि हावी है आप पे, ये सभी चीज़ का भी ये बहुत ज़्यादा जानकार था। ठीक है, खगोल विज्ञान बहुत अच्छे से इसको आता था, और साथ ही साथ ये मैथमेटिक्स भी बहुत बड़ा विद्वान था मैथमेटिक्स में। तो इसमें इसकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं थी, बस बुद्धि इसकी थोड़ा सा काम करते समय मतलब ऐसा काम किया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इतना ज़्यादा बुद्धि होने के बाद भी ऐसा काम करेंगे तो आपको मूर्ख के नाम में से ही जाना जाएगा सर, MBT सर। ठीक है, इतना ही नहीं, ये इतिहास में पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, सबसे ज़्यादा। इससे पढ़ा लिखा शासक कोई हुआ ही नहीं आज तक। मोहम्मद बिन तुगलक से पढ़ा लिखा शासक कुछ हुआ नहीं, और सबसे बड़ा बकलोल भी इससे कोई नहीं हुआ है। तो देख रहे हो, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शासक था, इससे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई और था ही नहीं, और सबसे बकलोल भी यही था। अब इसको बकलोल क्यों कहा जाता है, इतना ज़्यादा विद्वान होने के बाद भी इनको बकलोल क्यों कहा जाता है? टोटल 5 रीज़न से 5 रीज़न देखो, 5 ऐसी गलतियाँ इसने की जिसका इसका सारा जो क्वालिफिकेशन था धरा का धरा रह गया, और इसको बकलोल के नाम से जाना जाने लगा। देखो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, पहला पॉइंट देखना, पहली गलती इसकी देखो, इसने दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया जहां अकाल पड़ गया था। ठीक है, जहां पर अकाल पड़ जाता है वहां पे अगर आप टैक्स लगा देंगे, बेचारे एक तो ऐसे ही भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ गया है, खाने को पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, और वहां पे जाके ये टैक्स लगा देता है। सोचो, अगर आपके गांव में भूखमरी आ जाए, अकाल पड़ जाए, कुछ ना मिले, पानी ना मिले, खाना ना मिले, अब कोई नीतीश सरकार आके आपके गांव में टैक्स लगा देंगे तो आप हंसेंगे, बोलेंगे कैसा सरकार है यार, पगला गया है। एक तो अकाल पड़ा, इतना बड़ा जूझ रहे हम लोग, ऊपर से आके टैक्स लगाता है। तो पहला बहुत बड़ा गलती था ये, बहुत बड़ा गलती, अकाल पड़ने पर ये टैक्स लगा दिया। और इसके कारण किसानों ने विद्रोह करने लगा, मतलब किसान तो रुकेंगे नहीं क्योंकि अकाल पड़ा है ऊपर से, और किसान लोग परेशान थे अकाल से, ऊपर से ही टैक्स लगा दिया। टैक्स दो भैया, टैक्स दो। कहाँ से टैक्स दे यार, किडनी बेच के? तो किसान लोग ने, किसानों के विद्रोह के कारण इसने
अमीर कोही नामक विभाग बनाया जो किसानों की मदद के लिए था। ठीक है, किसान ने विद्रोह किया, किसान के विद्रोह को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया। ठीक है, जिसका विभाग का नाम था अमीर कोही। ठीक है, अमीर कोही, अमीर खान नहीं, अमीर कोही। वो किसके प्रॉब्लम को डील करता था? किसान की जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करता था। चलो, ये पहला गलती था। अकाल समय में इसने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाया नहीं, टैक्स पहले से था, टैक्स बढ़ा दिया। ध्यान रखना, इसने टैक्स लगाया नहीं, टैक्स पहले से था लेकिन बहुत छोटा मोटा लिया जाता था। लेकिन जैसे ही अकाल पड़ा टैक्स वह बढ़ा दिया, बढ़ा ज़्यादा टैक्स मिल तो मिल गया टैक्स। पहला गलती, सबसे बड़ा ब्लंडर, मिस्टेक। चलो अगला देखो, इसने क्या किया ना, सेकेंड मिस्टेक देखना। 5 मिस्टेक है टोटल, 1 मिस्टेक देख लिए, सेकेंड मिस्टेक देखना। इसने तांबा का जो सिक्का होता है वो चलाया। ठीक है, तांबे की संकेतिक मुद्रा चलवाई, किंतु यह जो सिक्का ही चलवाया था, कॉइन चलवाया था, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। क्योंकि बताया उस समय तांबा जो था ना हर किसी के पास होता था, तांबे की कमी नहीं थी, तांबे के पास हर किसी के पास हुआ करता था। अब तांबा हर किसी के पास है तो जो ये जैसन सिक्का इसका मोहम्मद बिन तुगलक का रहता था ना, सब घरवा में रतिया में बना लेता था वैसे ही तांबा का सिक्का। तो घर में तांबे का सिक्का बनने लगा। अब घर में सिक्का बनाने की फैक्ट्री खोल देंगे तो राजा की वैल्यू कम जाएगी कि नहीं? अगर इंडिया में हर घर में नोट छापने की मशीन रख दे तो पैसा का कोई वैल्यू रह जाएगा भाई? सबके पास अपना पैसा खर्चा सबके घर में अपना प्रिंटर है, तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। तांबा का सिक्का चलाना मोहम्मद बिन का एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा। दिन पर दिन गरीब लोग भी धनी होने लगे, क्योंकि सब लोग खुद से बना रहे थे सिक्के को, खुद से, सरकार पे निर्भर नहीं थे। अगर हम लोग को ऐसा हो तो बहुत मज़ा आ जाए, खुद से हम लोग 1000-2000 का नोट छापने लगे तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इंडिया में रह के इस तरीके के काम नोट छापते हैं प्रिंटर वगैरह से, तो बहुत फंस जाओगे बुरे हाल में। तो ये दूसरा था। पहला कारण था ये अकाल पड़ने पर टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा कारण था इसने एक सिक्का चलवाया तांबे का, और तांबे का जो सांकेतिक मुद्रा था उसकी फ़ोटोकॉपी बहुत सारे लोगों ने बनानी शुरू कर दी, अपने घरों में बनाने लग गए, जिसका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिस यूज हुआ, बहुत ज़्यादा बिग स्केल पे मिस यूज हुआ। थर्ड कारण समझो, इसीलिए थर्ड कारण जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पगला कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, इसने मंगोल आक्रमण के डर से, मंगोल साम्राज्य जानते हो, चंगेज खान, चाइना के ऊपर एक मंगोल शहर है, देखना वर्ल्ड मैप में, वहीं का रहने वाला था मंगोल, चंगेज खान, बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, मंगोल खान। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था मंगोल खान से बहुत डरता था, क्योंकि बहुत खतरनाक था वो। तो इसने मंगोल जो था, मंगोल के आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार से के लिए राजधानी देवगिरी को, मतलब देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता था, वहाँ पे अपना बदल लिया। इसने अपना राजधानी ही चेंज कर लिया। राजधानी इसलिए चेंज किया कि वो जो मंगोल के जो राजा हैं चंगेज़ खान वगैरह, वो हमारे पास नहीं आए और हम पे आक्रमण ना करे। तो ये बहुत डरपोक था एक तरीके से, ये डरपोक था मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज़ खान की डर से, मंगोल की डर से इसने अपना राजधानी चेंज कर लिया और दौलताबाद रख लिया। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा, दौलताबाद अपना राजधानी किसने चेंज किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ये भी बहुत बड़ी गलती थी। वो जो दौलताबाद थी ना, वहाँ पे राजधानी बनाया जाता है तो सब कुछ देख के बनाया जाता है। ठीक है, बीचों बीच बनाया जाता है जहाँ पे सब कुछ उपलब्ध हो, इंडस्ट्री के मामले में एंड सब चीज़। दिल्ली को हमारा देश का राजधानी क्यों बनाया गया? पटना को क्यों नहीं बनाया? कुछ तो बात है दिल्ली में। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसेस, कारखाने एंड ज़्यादातर मंत्री लोग वहीं पे बैठते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ रीजंस है राजधानी बनाने के लिए। तो ये जो राजधानी बनाया था, चेंज किया था दौलताबाद, वैसा कुछ था नहीं, और जिससे बहुत ज़्यादा इसको लॉस हुआ, और ये थर्ड बिग मिस्टेक था। चौथा मिस्टेक समझो, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को बकलूल कहा जाता है। चौथा मिस्टेक है
इसने ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख, ईरान पे आक्रमण करने के लिए 3 लाख की सैनिक की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरसान के शासक के संधि कर लिया। अब देखो क्या, ये अगला पॉइंट बहुत ही समझ गए होंगे आप। इसने पहले क्या किया, लिटरली चौथा मिस्टेक इसका ये था, इसने लगभग 3 लाख सैनिक फौज बनाई। अब 3 लाख सैनिक मिलिट्री बनाया, आर्मी, 3 लाख आर्मी बनाया। इसका कितना खर्च होगा भाई, आप अनुमान लगाओ। 3 लाख आर्मी पे डेली का भी कितना खर्च होगा, खाने सब कुछ करने के लिए। तो खर्च तो ऊपर से हुआ ही, 3 लाख आर्मी बनाया। फिर 3 लाख आर्मी बनाने के बाद इसका सपना था ईरान पे जाके हम आक्रमण करें। लेकिन ऐन मौके पे जब आक्रमण करने का समय आया, मोहम्मद बिन तुगलक एक डिसीजन लेता है, जा करके उन लोग से एक एग्रीमेंट कर लेता है, हम तोहनी से नहीं लड़बो। हम ऐसे ही कर रहे थे, ईरान से लड़ना मेरा सपना नहीं था, हम तो ऐसे ही बकवास कर रहे थे। अब देखो 3 लाख सैनिक बनाना, 3 लाख सैनिक बनाने के बाद उसको इतना ज़्यादा वेतन देना, उसका खान पीन खर्चा उठाना, इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद लास्ट मौके पे जब लड़ाई की बारी आई, बोलता है नहीं लड़बो। तो ये बहुत बड़ी गलती थी ना यार, इतना खर्चा करने की ज़रूरत किया था। आपको जब पता था कि हम आगे चल के लड़ाई नहीं करेंगे, तो 3 लाख सैनिक बनाने की क्या ज़रूरत थी, और 3 लाख सैनिक को वेतन देने की क्या ज़रूरत थी, और उसको खान पीन इतना हट्टा कट्ठा बनाने की क्या ज़रूरत थी, बताओ। जब लड़ाई लड़ना ही नहीं था तो इतना सारा ताम झाम क्यों किया। तो ये चौथा बहुत बड़ा मिस्टेक था। 5वां मिस्टेक समझो कि क्या किया, इसने सैनिक के विद्रोह से बचने के लिए, सैनिक लोग ने विद्रोह कर दिया, 3 लाख सैनिक, बोला साला पगला उगला का है मोहम्मद बिन तुगलक, सैनिक लोग ने विद्रोह कर दिया। और सैनिक के विद्रोह से, प्रोटेस्ट से बचने के लिए इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद से लड़के मर गए। ठीक है, क्या इसने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई। इसने क्या किया, जितने भी लोग सैनिक विद्रोह कर रहे थे, उसने क्या किया, बोला ठीक है तुम 3 लाख सैनिक हमने तैयार किया था, लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई करने के लिए तुमको भेजते हैं, टेंशन काहे लेते हो, इधर लड़ाई नहीं हुआ उधर भेजते हैं। इसने क्या किया ना, हिमालय की जो दुर्गम चोटी है कराचिल, वहाँ पे सारे सैनिक को भेज दिया, और वहाँ पे सैनिक जो था ना, आपसी विवाद में लड़ कर के सब मर गए, अपने में लड़कटा के मर गया सब। तो ये स्ट्रैटेजी था। तो इसने सैनिक पहले 3 लाख बनाया, उस पर वेतन खर्चा उर्चा किया, फिर लास्ट में मामला सॉल्व करने के लिए उसी को मरवा दिया, आपस में लड़वा दिया, मर गए बेचारे बहुत सारे सैनिक। ये लास्ट मिस्टेक था इसका, बहुत ब्लंडर मिस्टेक, इसीलिए इसको बकलोल कहा जाता है। अब समझ में आया बकलोल क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है। बाकी इतना आप काफ़ी है। फिर आगे क्या होता है, ऐसे ही चलते चलते मुगल जो ये जो तुगलक वंश पढ़ रहे थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक वंश फिर आगे चल के टूटने लगता है, छोटे छोटे शहर बनने लगते हैं टूट कर। पहले मान के चलो तुगलक वंश जो था इतना बड़ा था, अब इससे थोड़ा सा इधर से टूट के इतना ये शहर बन गया, नया शहर, इधर से टूट के ये बन गया नया शहर। तो 2 नया शहर का निर्माण होता है, एक विजयनगर साम्राज्य बनता है एंड दूसरा बहमनी साम्राज्य बनता है। ठीक है, विजय लिखने आता होगा और बहमनी साम्राज्य बनता है। तो 2 नए साम्राज्य आते हैं पिक्चर में। और ये किन से टूट के बना था, ये तुगलक वंश से टूट के बना था, दिल्ली सल्तनत से टूट के बना था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 में टूटा था एंड ये 1347 में टूटा था। ठीक है, 1347 में। और ये 2 नया साम्राज्य बना। उसके बाद क्या हुआ, देखो मोहम्मद बिन तुगलक का धीरे धीरे समय ख़त्म होगा, बकलोल था, तो अब अगला शासक का आने का बारी आ गया। उसके बाद क्या हुआ, एक अफ्रीका का एक मतलब बहुत ही बड़ा विद्वान आदमी था, अफ्रीका 1333 ईस्वी में अफ्रीका के एक विद्वान आदमी मोरक्को से भारत के लिए आता है, और ये वो दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने में लगभग वो 7000 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस कवर करके आ रहा था। अफ्रीका से दिल्ली का जो डिस्टेंस है 7000 किलोमीटर ये कवर करके आ रहा था। और फिर ये कहाँ पहुँचता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँचता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसको विद्वत्ता को देख करके, इसके नॉलेज को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक बहुत खुश होते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं, अपने जो दरबार है वहाँ का जज नियुक्त कर देते हैं, मतलब
जज बना देते हैं, इसकी विद्वानता को दिखे। फिर ये जो घूमने आया था इब्न बतूता, वो भारत में ही रह जाता है और अपने आप जज बन जाता है, ठीक है। और ये जो नया नया जज बना था कौन, इब्न बतूता, इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक एक नया जो डाकिया वाला सिस्टम है, डाक विभाग का प्रबंध करता है, चिट्ठी वाला। तो किसके कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग शुरू किया था, इब्न बतूता के कहने पे किया था, ठीक है। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। अपना जो दूत होता है, ठीक है, आज के डेट में दूत को क्या कहा जाता है, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भेजता है चीन, किसके कहने पे, इब्न बतूता के नेतृत्व में, ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते सारा राजपाट धीरे धीरे इसका जा रहा था। बेचारा मोहम्मद बिन तुगलक बकलोल जैसा काम ही किया, 5 बड़ी गलती की थी ना। फिर क्या होता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे कहने लगता है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो ये देश है वो बीमार हो गया है, सब बकलोल यहाँ पर भरे पड़े हैं, सारे जो प्रजा है बकलोल है, अपना नहीं देखेगा, दोष दे रहा है हमने राज्य को, बोलता है हमारा राज्य बीमार हो चुका है, रंगून हो चुका है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी मृत्यु लास्ट में हो जाती है और इसकी मृत्यु विवादित है। बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि इनकी जो मृत्यु है अपने राजा एवं राज्य को अपने जनता से छुटकारा मिल गया। मतलब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु विवादित है, कैसे भी हो, लेकिन आकस्मिक मृत्यु होती है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार का कहना अलग अलग अपना थ्योरी है, आपको बस ध्यान रखना, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद क्या कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अपने राजा एवं राजा अपने जनता से छुटकारा मिल गया, ठीक है। जनता को राजा से छुटकारा नहीं मिल गया, राजा को जनता से छुटकारा मिल गया। इसकी आत्मा को शांति दे समझ रहे हो। तो ये हुआ। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आएगा, फिरोज शाह तुगलक बनता है अगला शासक, फिरोज शाह तुगलक। सीक्वेंस याद रखना चाहिए, ठीक है आपको। तो FT बनता है अगला, और इसे जैना खां के चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये, कौन, फिरोज शाह तुगलक, और यही अगला शासक बनता है। और इसकी माता का नाम सोनार था, सोनार, जी हाँ, सोनार किसी की मम्मी का नाम भी होता है, आपको आज पता चला, पता है। और क्या था ना, फिरोज शाह तुगलक पर हिंदू होने का आरोप ना लगा, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। इस पर बहुत सारे जो लोग थे कहा करते थे फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है। बहुत सारे लोग का मानना था, जैसे कि आज के डेट में खान सर को बहुत सारे लोग कहते हैं ना हिंदू है, हिंदू है। खान सर को जानते हो, खान सर GS रिसर्च सेंटर, उन्हीं के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल अभी आपको। मैं उनसे हिस्ट्री पढ़ा हूँ 2 साल, तो उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ मैं। इनके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है। तो खान सर को भी ऐसा कहा जाता है कि आप हिंदू हैं, लेकिन वो असली मायने में ऐसा कुछ है नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक को भी ऐसा कहा गया था, आप हिंदू हैं। तो फिरोज शाह तुगलक इस सब को खंडन करते हुए बोला कि हम हिंदू नहीं हैं, नाम नहीं समझ में आ रहा है, फिरोज शाह तुगलक हिंदू का नाम रहता है। और फिर बोला कि हम हिंदू नहीं हैं, और ये ज़्यादा चक्कर बोल रहा था, उस पर जजिया कर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। बोला ढेर तुम उछल रहा है, लो जजिया कर, सारे हिंदुओं पे जजिया कर लगा दिया, ठीक है। और इसने अपने समय कार्यकाल में इसने बहुत सारे शहरों का निर्माण किया, लगभग 300 से ज़्यादा नए सिटी बनवाए, नए शहर बनवाया इसने, जिनमें से फिरोजबाद, इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, तो अपने नाम पर एक फिरोजाबाद शहर बनाया, फैज़ाबाद शहर बनवाया, एंड जौनपुर शहर भी इसी ने ही बनवाया था, नामकरण किया था इसने। 1200 से अधिक क्या किया इसने, फलों के बाग बगीचे लगवाए, फलों के बाग बगीचे 1200 से अधिक इसने बनवाया, ताकि फलों की गुणवत्ता का सुधार किया जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, नहरों की शुरुआत किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, लेकिन नहरों का जाल किसने बिछवाया, मतलब नहर बहुत सारे बनवाए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। और
इसने बहुत सारे और भी काम किए। इसने क्या किया कि जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था, जितने भी किसान वो नहर से खेती करते थे, उससे हक सर्व नामक कर देना होता था। ठीक है, इसने नहर बनवाया और नहर बनवाने से फ़ायदा किसको हुआ? किसान से हुआ। जितने भी किसान इस नहर का यूज़ करते थे, अपने खेती के लिए पानी का यूज़ करते थे, उनको एक टैक्स देना होता था। उस टैक्स का नाम था हक सर्व। ठीक है, हक ए सर्व नाम था। ठीक है, हक सर्व, उस टैक्स का नाम था, देना होता था, जो कुछ उपज का 10% था। ठीक है, अगर आपकी उपज 100% हुई है तो 90% किसान रखेगा, 10% सरकार लेगी, मतलब फिरोज शाह तुगलक लेंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक चीज़ और है, फिरोज शाह तुगलक में सबसे ज़्यादा दास थे, इसके दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक दास थे। ठीक है, 1,80,000 दास, समझ रहे हो? 1,80,000 इसके महल में दास रहते थे। वो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा है ना। जी हाँ, 1 लाख सबसे ज़्यादा दास इसी के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, इन दासों के देखभाल के लिए इसने एक अलग विभाग ही बना रखा था, एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा था। उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगान। ये दीवाने बंदगान सभी दासों के प्रॉब्लम्स को झेला कर, मतलब डील किया करता था, उसका सल्यूशन बताया करता था। तो एक अलग विभाग बना दिया। इतने सारे दास रखते थे तो दास की देखभाल कौन करेगा? राजा ही करेगा ना भाई। ठीक है, इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। इसने जितने भी उस समय के बेरोजगार आदमी थे, बेरोजगार युवा था, उसको बेरोजगारी भत्ता ये दिया करता था, कुछ पैसे दिया करता था जिससे बेरोजगारी लोग को राहत मिले। जितने भी वहाँ पे गरीब लोग थे, गरीब असहाय लोग, अनाथ लोग, जिनके माता पिता मर गए बचपन में ही, की सहायता ये किया करता था। और इसने उसकी सहायता के लिए एक अलग था डिपार्टमेंट ही बना रखा था। उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात गरीब असहाय अनाथ लोगों के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसने बहुत सारी चीज़ें की। एफएसटी ने सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। एफएसटी को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अकबर कौन है? मुग़ल शासक थे। वो आने वाले समय में आपको मैं पढ़ाऊँगा, जब मुग़ल एम्पायर पढ़ाऊँगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को हिस्टोरियन ने कहा है अकबर काल का, एफएसटी को सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका समय ख़त्म हो जाता है, ये मर जाता है। ओके, और ये अपना हज यात्रा पे चल जाता है। क्या करता है ये? तीर्थ यात्रा सुने हो गई, तीर्थ यात्रा पे चल जाता है और फिर वहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है। फिर अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद फिर अगला शासक बनता है। और नासिरुद्दीन महमूद जो का समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेज़ी से हुआ। तुगलक वंश जो इतना बड़ा वंश बना था, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। ठीक है, बकलोल था ये नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा बकलोल था मोहम्मद बिन तुगलक, 5 गलती किया था, उसके बाद ये बकलोल हुआ था नासिरुद्दीन तुगलक। इसके समय पे ये संभाल नहीं पाया तुगलक वंश को। अब तुगलक वंश धीरे धीरे रेस्ट इन पीस होने वाला है, देख लो। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था, जो कि बहुत छोटा साम्राज्य था। इसके पंजाब का सूबेदार खिज्र खान ने खुद से को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके एक सूबेदार थे, कौन? नासिरुद्दीन महमूद के एक सूबेदार था जिसका नाम था खिज्र खान। उसने अपने आप को क्या किया? बोला हम तोरा साथ नहीं रहबो, हम अलग ही हो, हमारा अलग राज रहतो। तो दगाबाजी कर दिया खिजर खान ने इसके साथ। चूँकि ये ठहरा बकलोल था, इस बकलोल था तो 1398 ईस्वी में इस पे आक्रमण करता है तैमूर ने। तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन मोहम्मद पे आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। कौन? नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का लास्ट शासक था। ये डरपोक था एक तरीके से। देखा, अरे बाप रे, तैमूर लंग आ गलो भारत में, भाग 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 भाग, जल्दी भाग गया पूरा दौड़ते दौड़ते। ठीक है, और तैमूर लंग ने खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का एकदम सुपड़ा साफ हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म काहे कि अगर जो लास्ट वाला रजवा था वो तो भाग गया ना धोती पकड़ के। सॉरी ये लोग धोती थोड़ी पहनते होंगे, मुस्लिम धोती नहीं पहनते शायद, वो तो हिंदू लोग पहनते हैं। उसके बाद देखो 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने हत्या कर दी। किसकी? खिज्र खान ने हत्या करेगी लास्ट शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद की। और फिर अगला वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन होंगे?
अरे खिजर खां हो गए भैया, खिजर खान ने तुगलक वंश का सुपड़ा साफ कर दिया। अब अगला वंश अपना चलाएगा ही, कौन? सैयद वंश। तो जितने भी सीक्वेंस आपने देखा होगा ना, आज हमने कौन कौन सा वंश पढ़ा? खिलजी वंश पढ़ा। खिलजी वंश को ख़त्म कौन किया लास्ट में? खिलजी वंश को ख़त्म करने वाला कौन था? बताओ भैया, खिलजी वंश को ख़त्म करने वाला कौन था? गाजी मलिक था ना, गाजी मलिक था। अब खिलजी वंश के सारे संस्थापक मारा गया। अब अगला वंश कौन सा शुरू होगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन होंगे? गाजी मलिक। तो देखो, एक वंश को मार करके एक अपना खुद का वंश क्रिएट कर रहा है ये सब। अब जब तुगलक वंश मराया, ख़त्म हो गया, तो खिजर खान ने तुगलक वंश का सुपड़ा साफ कर दिया, लास्ट शासक को मार दिया। और लास्ट शासक को मारने के बाद खिजर खान ने ख़त्म कर दिया तुगलक वंश को। अब फिर अपना एक नया वंश बनाया जिसका नाम रखा क्या? सैयद वंश। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एंड बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ाया ना, एसएससी बैंकिंग लेवल का मैंने भी पढ़ाया आपको थोड़ा सा, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा और पढ़ाना था जो मैंने छोड़ा। लेकिन आप भी देखो ना यार, एंट्रेंस की तैयारी करो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से क्या फ़ायदा? यहाँ से अगर आप पढ़ लेते तो मैं 100% क्वेश्चन करता हूँ। अगर मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है ना, तो आप छोड़ोगे नहीं एक भी, इतना मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आने वाले समय में। अभी तो चैप्टर ख़त्म करने दो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। फिर मुगल साम्राज्य भी हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको।